हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 11 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग अपन न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर हिमालयस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हिमालयस के अंदर अभी रिसेंटली साइंटिस्ट रिसर्चर को कुछ ऐसे जोन मिले हैं जो कि टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। क्वेश्चन ये बनता है, टेक्टोनिकली एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अर्थक्वेक की संभावना काफी ज्यादा हम लोग को नजर आती है। तो इस पर अपन चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं।
कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के, इन्होंने पाया है कि इंडस सैंगपो सुचर जोन, तो यहां पर हिमालय के अंदर टेक्टोनिकली एक्टिव जोन ये देखने को मिला है। यानी कि इस क्षेत्र पर इंडस सैंगपो सुचर जोन पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं वो हो सकती हैं, यानी कि अर्थक्वेक के चांसेस इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब इस जो न्यूज को अपन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज तो आपको क्लियर शॉट पता लग गई कि हिमालय के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अर्थक्वेक के चांसेस काफी ज्यादा है, राइट, यानी कि वो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। तो ये चीज तो एक क्लियरिटी। अब वो कौन सा जोन है, तो इंडस सैंगपो सुचर जोन। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये इंडस सैंगपो सुचर जोन कहां पर है, तो आपको हिमालय से एक पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो इंडस सैंगपो सुचर जोन, ये देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, स्क्वायर डॉट्स बने हुए हैं, तो ये वाला एरिया पूरा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया जो है वो ITSZ है। तो ये लोकेशन थोड़ी सी आप थोड़ी याद रखना, इसकी लोकेशन, ये इंडिया का है। देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र पर पूरी स्टडी हुई है कंडक्ट, और इस क्षेत्र पर ये यहाँ पर इस क्षेत्र पर ये हम लोग को पूरा देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार से चीजें जो है ना आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इससे ऐसे ही चीजें जो है वो पूछी जाती है कि ये क्षेत्र कहां पर है, तो हिमालय में है, और ये वाला एरिया आप थोड़ा सा याद रखिएगा, लेह के पास वाला, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है कि इंडस सैंगपो सुचर जोन हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देखी। और ये वाला जो क्षेत्र है गाइस, पहले ये लगता था कि ये क्षेत्र लॉक्ड है, यानी कि यहां पर कोई भी टेक्टोनिकली एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि देखो टेक्टोनिक एक्टिविटीज कहां पर होती है, जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि दो प्लेट्स आपस में आकर टकराती हैं। और आज की डेट में आप ये भी जानते हो कि अभी तक आपने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, हालांकि एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है, अभी ये वाला टॉपिक अपने उसमें नहीं आया है सिलेबस में, बट फिर भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज पता होगी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आज भी ये जो हमारे कॉन्टिनेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, ये मूव कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, राइट, धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी धरती है ना उसके ऊपर जो हम लोग को क्रस्ट नजर आता है, राइट, तो वो क्रस्ट स्टिल नहीं है, वो मूव कर रहा है, राइट, और क्योंकि उसके नीचे एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, वो लेयर हम लोग को नजर आ रही है। अब ये सब लेयर्स वगैरह के बारे में आप आगे चल के एनसीईआरटी की क्लासेस में पढ़ोगे, अगर आप एनसीईआरटी बैच में भी होगे एनरोल, तो या फिर आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अर्थ क्रस्ट के नीचे एक लेयर हम लोग को देखने को मिलती है जिसको अपन एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं। वो लेयर जो है वो लिक्विड टाइप की होती है, और इस लिक्विड के ऊपर जो है वो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो तैर रहा है, राइट, एट प्रेजेंट। तो आप इस प्रकार से समझो कि समुद्र के ऊपर जैसे बोट रहती है ना, तो वैसे ही तैरती है, बोट्स हो गए, शिप्स हो गए, तो वैसे ही ये कॉन्टिनेंट है, समुद्र के ऊपर है, ये बेसिकली मूव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब देखो दो प्लेट जब आपस में मूव करती हैं, देखो ये वाली प्लेट है, ये एक ऊपर प्लेट है, अब ये जब मूव करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, ये वाली प्लेट जो है वो ऊपर साइड मूव करेगी, तो ऊपर जो प्लेट है उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसको एक झटका महसूस होगा। अब यही तो झटका है जो कि अर्थक्वेक का कारण बनता है, राइट। इस प्रकार से प्रैक्टिकली चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो अभी तक क्या लगता था, ये लॉक्ड है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा प्लेन सरफेस है, फिर पता लगा कि नहीं यार ये लॉक नहीं है, यहाँ पर एक प्लेट हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि टेक्टोनिकली एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर भी अभी झटके फोर्सेस जो है वो महसूस हो रहा है, और इसी का कारण अर्थक्वेक वगैरह हम लोग को नजर आता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा रिकॉर्ड करने वाली कुछ और चीजें यहाँ पर जो पाई गई साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा, कि सेडिमेंट्री बेड्स जो है वो पाए गए यहाँ के टिल्टेड, और थ्रस्ट इसका ब्रोकन हम लोग को नजर आ रहा था, राइट। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई कि यहां पर फोर्स क्रिएट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब फोर्स क्रिएट होगा तो वो टिल्ट वाली जो बात हुई है ना, वो किस कारण से हुई है, क्योंकि ये फोर्स हम लोग को नजर आ रहा है। फोर्स होने के बाद धीरे धीरे करके ये वाला जो एरिया है सेडिमेंट्री बेड्स का यहाँ का, ये टिल्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि फोर्स इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है और टूट रहा है, राइट, क्योंकि फोर्स के कारण ही ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये टूट रहा है यहाँ पे। तो सेडिमेंट्री बेड्स जो है यहाँ के, ये टिल्टेड और थ्रस्ट इसका ब्रोकन पाया गया, तो ये चीज यहां पर नजर आई। यहां पर रिवर जो थी वो अपलिफ्ट ट्रेसेस थे, रिवर के अपलिफ्ट ट्रेसेस, यानी कि आप देखो यहां से नदी आ रही है, ये नदी ऊपर जाएगी, राइट। आपने क्या देखा अभी कि अगर ये सरफेस फ्लैट होता, यहां पर कोई भी इस प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं होती, ये अगर बिल्कुल लॉक्ड सरफेस होता, तो यहां से जो नदी आती है वो सीधे जाती ना, बट यहां पर क्या बताया कि नदी आकर ऊपर हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है, तो मैंने भी आपको क्या बताया था, एक प्लेट यहां से आ रही है, एक प्लेट यहां से आ रही है। अब देखो आपने क्या चीज देखी, जब ये आपस में टकरा रही है तो ये वाली प्लेट जो है वो सबडक्शन के कारण नीचे की तरफ जो है वो धंसती जा रही है। अब हमने क्या देखा, यहां से अगर कोई भी रिवर आएगी तो उसके सामने तो एक ऐसा स्पीड ब्रेकर हम लोग को नजर आएगा ना ऊपर की तरफ, तो ये अपलिफ्ट करेगी ना, नहीं करेगी, क्या करेगी। तो ये इस प्रकार का अपलिफ्टमेंट रिवर्स का भी हम लोग को देखने को मिला। समझ पा रहे हो बातों को, तो ये चीज है। इसके अलावा बेड रॉक यहां पर जो पाए गए, यहाँ पे जो बेड रॉक्स हम लोग को देखने को मिले,
डिफॉर्मेशन था उनमें, डिफॉर्मेशन यानी कि टूटे हुए, जो पत्थर जो थे वो टूटे हुए थे। क्यों टूटे हुए थे? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ये टूट रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आई, और शैलोअर डेप्थ पर ये टूटे हुए हम लोग को नजर आ रहे थे, तो ये चीज देखने को मिली। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है। डिफॉर्म जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है यहाँ का, यानी कि कुछ कुछ ऐसे फीचर्स नजर आए जो डिफॉर्म्ड टूटे हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं, राइट, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और ये सब चीजें जो पाई गई वो किसके थ्रू पाई गई, किस टेक्निक के थ्रू पाई गई? तो ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनिसेंस, तो ये OSL जो टेक्निक है उसके थ्रू ये डेट जो है वो उसकी पता लगी कि जियोलॉजिकल फीचर जो है उसके डिफॉर्म हो रहे हैं। अब देखो ये वाला जो टेक्निक है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब ये इस टेक्निक के बारे में मैं थोड़ी देर से आपको समझाऊंगा अलग से, बट ये टेक्निक अपने लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता लगता है साइंटिस्ट रिसर्चर को कि कोई जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोर्स क्रिएट हो रहा है और वो टूट रहा है? देखो अब मैं आपको एक अभी के अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू इजी तरीके से चीजों को समझाता हूं। जैसे कि धरती के ऊपर है, ठीक है, धरती के ऊपर किसी पत्थर के ऊपर फोर्स लगा। अब कैसे फोर्स लगा? जैसे कि इस पत्थर को किसी JCB ने जो है वो तोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? धरती के ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, ऊपर हम लोग को धरती के ऊपर देखने को मिल रहा है कि ये फोर्स लगा और इस कारण से ये पत्थर टूटा। अब धरती के नीचे जो पत्थर टूटा है उसको कैसे पता लगाएंगे? उस पत्थर को स्टडी करेंगे कि ये पत्थर जो है वो किस समय टूटा है। क्या उस समय टूटा है जिस समय सनरेज इसके ऊपर पड़ रही थी क्या? तो यहां पर बेसिकली डिटेक्ट किया जाता है सनरेज को, क्योंकि ये साइंटिस्ट रिसर्चर कुछ ऐसी मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके थ्रू उनको पता लगता है कि ये पत्थर आखिरी टाइम, लास्ट टाइम सन की किरणों पे कब था, यानी कि कब इसके ऊपर सन की किरणें पड़ी थी आखिरी टाइम। क्योंकि इससे क्या पता लगता है कि फोर्स जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इस कंसेप्ट को समझ में आया आपको? ये क्लियर हुई वाली चीज कि धरती के ऊपर रहेगा तो एक्सटर्नल हो गया, राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि धरती के ऊपर है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही ये टूटा होगा। धरती के नीचे है तो इंटरनल फोर्स के कारण ये टूटा होगा। और हम क्या जानते हैं, इंटरनल फोर्स में हम लोग को अर्थक्वेक एक फोर्स देखने को मिलता है जिसके कारण से डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को इस प्रकार की पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो डेटा ये हम लोग को सेस्मिसिटी यानी कि ये अर्थक्वेक एक्टिविटी का जो हम लोग को देखने को मिलता है, और डेन्यूडेशन रेट जो हम लोग को देखने को मिलता है। अब डेन्यूडेशन का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि अर्थ का जो सरफेस है वो मूविंग वाटर, आइस, विंड, वेव्स, इनके कारण जो है वो वियर एंड टियर उसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि खराब हो रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स की बात की जाती है। तो डेटा जो सेस्मिसिटी का है और डेन्यूडेशन रेट का है, राइट, तो उसको रिव्यू किया गया कि नीचे का डेटा, वही चीज मैंने आपको क्या बताई थी, इस ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनिसेंस के अंदर हमने क्या देखा कि इन्होंने ये पता लगाया कि जो पत्थर जो है जो टूटे हुए वो आखिरी टाइम कब सनलाइट के किरणों पे थे, जिससे कि अच्छे से पता लग सके कि इसका जो वियर एंड टियर हुआ है वो बाहर एक्सटर्नल एक्टिविटी के कारण हुआ है या इंटरनल एक्टिविटी के कारण हुआ है, राइट। इसके अलावा जो ये रीजन है ITSZ का जिसको अपन ने देखा, तो ये नियो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन 78,000 से लेकर 58,000 ईयर्स के पीरियड पर शुरू हो गई थी, यानी कि यहां पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं वो इस ईयर्स पर शुरू हो गई थी और एक्टिव ये जोन हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट। तो ये भी चीज स्टडी के थ्रू पता लगी है। फाइंडिंग के थ्रू ये भी पता लगा है कि यहां पर अब इस स्टडी से बेटर तरीके से साइंटिस्ट रिसर्चर्स अर्थक्वेक की स्टडी कर पाएंगे, बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, और भी बेहतर तरीके से सेस्मिक स्ट्रक्चर को ये समझ पाएंगे। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इस स्टडी से ये कुछ फायदे जो है वो होने वाले हैं। अब इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक्स क्या होता है? टेक्टोनिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है, राइट। किस चीज की स्टडी है ये? कि ये पता लगाया जाता है कि एक पत्थर जो है वो किसके कारण, क्या कारण है पत्थर के डिफॉर्म होने का, टूटने का, राइट। और जो पत्थर जब टूटते हैं तो अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, राइट। और कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि इस डिफॉर्मेशन का कारण बन रहा है, यानी कि इस चीज को पूरा पता लगाने की जो एक्टिविटी होती है कि पत्थर जो टूटा है उसके पीछे का क्या कारण है टूटने का, तो उसको टेक्टोनिक्स कहा जाता है, राइट। और ये टेक्टोनिक्स जो होते हैं यही पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र पर अर्थक्वेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र पर अर्थक्वेक होगा उस क्षेत्र पर फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स जो हम लोग को देखने को मिलेगा, और जिसके कारण ये पत्थर जो है वो डिफॉर्म होते हैं, राइट। और ये जो मतलब टेक्टोनिक्स है ये किसके साथ डील करता है? फोल्डिंग और फॉल्टिंग माउंटेन बिल्डिंग्स के साथ, ग्रेजुअल जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है क्रस्ट का उसके साथ, जो कि आपने पढ़ाई होगा ऑलरेडी ज्योग्राफी के अंदर, NCERT में भी ये सब चीजें पूरी दी हुई है बकायदा। ITSZ की बात करें तो ITSZ एक
सुचर जोन हम लोग को देखने को मिलता है लद्दाख के क्षेत्र में। वही चीज मैंने भी आपको लद्दाख के क्षेत्र के बारे में बताई थी, याद रखना ITSZ लद्दाख के क्षेत्र में है, ये सुचर जोन है। क्वेश्चन अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुचर क्या होता है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक टर्म के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सुचर का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज, ये देखो आप, ये तीसरी वाली आप फोटो देख लो। आप तीसरी वाली फोटो में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि दो प्लेट जब आपस में आकर मिलती हैं, तो जब दो प्लेट्स आपस में आकर मिलती है ना, वो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको अपन सुचर बोलते हैं। इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी a suture is a joining together along a major fault zone of separate terrains, tectonic units that have different plates, tectonic, metamorphic and paleographic histories। तो देखो, दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड सुचर। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको अपन सुचर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना, जब दो प्लेट्स आपस में चिपकती हैं तो जो स्ट्रक्चर नजर आता है उसको सुचर कहा जाता है। और यही चीज हम लोग को यहां पर ITSZ के अंदर देखने को मिल रही है। ये सुचर जोन है, किसका सुचर जोन है? इंडस सैंगपो का। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर यह बात भी और पता लग रही है कि इंडियन प्लेट्स जो है वो कोलाइड कर रही हैं यूरोशियन प्लेट्स के साथ, और ये इसकी लिमिट जो है वो मार्क कर रही है, यानी कि इस क्षेत्र तक इंडियन प्लेट्स और यूरोशियन प्लेट्स जो है उनका कोलिजन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना, सबडक्शन यहां पर होता है। सबडक्शन में क्या होता है, एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो धंसती जाती है। तो ये वाला सबडक्शन वाला जो सिनेरियो जो है वो इस क्षेत्र पर हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज अपन ने देखी। आगे की और थोड़ी चर्चा करें इसके बारे में, तो अभी कुछ टर्म्स वगैरह अपन इसमें देखते हैं, जैसे कि ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस। तो इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि ये होता क्या, इसके बारे में एक जनरल आइडिया दिया था, पर फिर भी डेफिनेशन वाइज भी आप लोग को थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। तो 2.6 मिलियन ईयर्स तक, अभी मोस्ट रिसेंट तक, ये एक प्रकार की डेटिंग टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है कि इन साल तक 2.6 मिलियन ईयर्स तक ये बताती है कि आखिरी बार कब क्वार्ट्ज सेडिमेंट लाइट के एक्सपोजर में थे, राइट। वही चीज, सनलाइट के एक्सपोजर में ये आखिरी बार कब थे, जिससे कि पता लग जाता है एक्सपोजर में थे, यानी कि जो भी फोर्स इसके ऊपर लगा है वो एक्सटर्नल लगा है, जिसके कारण से ये पूरे पत्थर वगैरह जो है वो टूटे हैं। बट अगर पत्थर मिल रहे हैं और उसमें ये पता लग गया कि नहीं यार, ये जो पत्थर है ये लास्ट टाइम जो है वो धरती के नीचे ही टूटा है, राइट, तो मतलब समझ में आ गया कि धरती के नीचे के प्रेशर के कारण ये टूटा है, राइट। तो ये सिंपल सी बात है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, पत्थर वगैरह जो है, उसको वो जो डिफॉर्म होते हैं, टूटते हैं, तो उसके टूटने के कारण एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल, तो इसको पता लगाया जाता है। कैसे? सिंपल टेक्निक से कि लाइट को चेक किया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट आखिरी बार कब पड़ी थी, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। सेस्मिसिटी की अगर बात करें तो ये आप जानते हैं कि ये अर्थक्वेक्स का पता लगाने के लिए, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में अर्थक्वेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग सेस्मिटी शब्द का उपयोग करते हैं। डेन्यूडेशन जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है। वही चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, डेन्यूडेशन के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो ये पता है क्या होता है, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनमें ये सब टर्म्स आपसे सिविल सर्विसेज अक्सर पूछती है। टर्म्स पूछ लिया, लोकेशन पूछ ली, क्योंकि एक आइडिया तो आपको मिलेगा कि इस क्षेत्र पर हम लोग को मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज एक्टिव देखने को मिल रही है, राइट। तो ये सब तो आपने देख लिया, बट टर्म्स वगैरह भी बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो अपन ने ये पूरी कवरेज जो सिविल सर्विसेज के लिए जिस प्रकार की कवरेज की आवश्यकता होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने पूरा टॉपिक ये वाला कवर किया अभी। और ऐसे ही अपन रेगुलरली, आप जानते ही हैं कि इस चैनल पे अगर आप नए आए तो रेगुलरली इसी प्रकार से अपन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन गारंटीड रहे, राइट। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे गंगा उत्सव 2020 के बारे में। तो ये वाला जो टॉपिक है गाइस, ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो गंगा उत्सव 2020 हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, गंगा नदी की जो महिमा है तो उसको मनाने का उत्सव है ये। बेसिकली महिमा जो है, ग्लोरी जो हम लोग को देखने को मिलती है नेशनल रिवर गंगा की, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एम ये होता है कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट को प्रमोट करना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स हमें मिले गंगा नदी को रेजुवेनेट करने के लिए, उसको दोबारा से हेल्दी बनाने के लिए, पोल्यूशन फ्री करने के लिए। और यहाँ पर इंश्योर किया जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि पब्लिक भी जो है वो पार्टिसिपेट करे गंगा नदी को बेटर करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज है। और यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू इस दिन को, यानी कि स्टोरी टेलिंग होती है यहाँ पर, कथा वाचन वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है।
यहाँ पर डायलॉग्स कंडक्ट किए जाते हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज के द्वारा, जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं वो यहाँ पर आकर स्पीच वगैरह देती हैं, डायलॉग्स वगैरह देती हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को डिस्प्ले किया जाता है, डांस होता है, म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है। तो इस प्रकार के इवेंट के थ्रू ये उत्सव सेलिब्रेट होता है। और यहाँ पर गंगा टास्क फोर्स जो है ये कंडक्ट कर रही है एफॉरेस्टेशन ड्राइव एनसीसी कैडेट्स और एजुकेशनल टूर फॉर यूथ के साथ मिलके। तो एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर एफॉरेस्टेशन ड्राइव यानी कि यहाँ पर मतलब पेड़ वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं। गंगा टास्क फोर्स जो है ये पेड़ वगैरह लगाने का काम कर रही है, राइट। मिनी गंगा क्वेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया है और ये बेसिकली मतलब जो युवा हम लोग को देखने को मिलते हैं और जो स्टूडेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको अवेयर किया जा सके एनवायरमेंटल इश्यूज से और एक्सप्लेन किया जा सके कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्या रोल है कंजर्वेशन का, राइट। तो उसको एक्सप्लेन किया जाने के लिए मिनी गंगा क्वेस्ट वगैरह भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, राइट। तो ये वाली चीज है जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। बाकी मेन जो काम की इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है, रिवर गंगा के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया के अंदर रिवर गंगा, राइट। और इसके अलावा ये मतलब हिंदुओं की काफी ज्यादा श्रद्धा होती है, पूजते हैं हिंदू गंगा नदी को, आपको पता होगा इसके बारे में। मोस्ट सैक्रेड नदी के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, पवित्र नदी है ये, राइट। और ओरिजिनेट कहाँ पे होती है ये? गंगोत्री ग्लेशियर में, हिमालयस के अंदर, राइट। और उस समय उसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी का जो बेसिन है वो काफी ज्यादा फर्टाइल बताया जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा जनता रहती है, राइट। पॉपुलेटेड एरियाज हम लोग को देखने को मिलता है पूरे दुनिया भर का। इसके अलावा गंगा नदी डॉल्फिन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हम लोग को नजर आती है। और ये कहां पर जाकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है ये गंगा नदी। और गंगा नदी को 2008 में नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था, 4 नवंबर 2008 को। तो ये कुछ जानकारी है गंगा नदी के बारे में, बेसिक फैक्ट्स जिससे रिलेटेड अक्सर सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस पूछती है, तो आपको उसके बारे में अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब मलखंब की बात करेंगे। मलखंब एक स्पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का स्पोर्ट्स होता है मलखंब, जो आपको फोटो में नजर आ रहा है, राइट। और एंशिएंट इंडियन फॉर्म है ये स्पोर्ट का, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट खेला जाता है। देखो आप खुद ही देख सकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि इस प्रकार से बैलेंसिंग वगैरह कंडक्ट की जाती है, तो ये उसके अगेंस्ट खेला जाता है, राइट। और ये फंक्शन करता है एक प्रकार का माइंड और बॉडी की सिनर्जी के तौर पर, ये हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर हर एक मसल को का उपयोग में लिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक मसल जो है उसका यूज किया जा रहा है। बैलेंसिंग के लिए आप देखो ये बैलेंसिंग एक पैर पे कंडक्ट की जा रही है, बट हर एक मसल जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। तो फिजिकल और माइंड दोनों का ही ये गेम एक हम लोग को नजर आता है कि उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, तालमेल रखना पड़ता है, सिनर्जी उसकी रखनी पड़ती है, तब जाकर ये स्पोर्ट्स जो है वो किया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा, राइट। और ये स्पीड, स्टेमिना और बेटर हेल्थ को डेवलप करने के लिए एक पर्सन की, तो उसमें काम करता है ये स्पोर्ट्स, राइट। हालांकि देखो आपको मेनली जो चीज है ना एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, ये कुछ इस प्रकार की पता होनी चाहिए कि एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि खंबे के ऊपर, पोल के ऊपर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसका नाम भी जो पड़ा है वो पोल के ऊपर ही पड़ा, जो रेसलर्स जिस खंबे का उपयोग करते हैं ना, पोल का उपयोग करते हैं, तो उसी के नाम पर इस खेल का नाम जो है वो रखा गया है, राइट। और 2 स्टाइल्स होते हैं मलखंब के, एक रोप मलखंब होता है जो रस्सी पे चला जाता है, और हैंगिंग मलखंब ये हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि लटके जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और 12वीं सेंचुरी से इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है, यानी कि कहा जाता है कि 12वीं सेंचुरी से ही ये स्पोर्ट जो है वो देखने को मिलना शुरू हो गया था। और रेसलर्स जो एक्सरसाइज करते हैं वुडन पोल्स के ऊपर, तो उसका मेंशन किया गया था मानशोलास, जो कि लिखी गई थी चालुक्यास के द्वारा 1153 एडी को। तो इसमें वुडन पोल्स का उपयोग किया गया था, मलखंब का उपयोग किया गया था। तो देखो क्वेश्चन पता है कभी कभी सिविल सर्विस में डायरेक्टली ऐसा आता है कि मानशोलास क्या है, तो मानशोलास एक लिटरेचर हम लोग को देखने को मिलती है जो कि लिखी गई थी चालुक्य के द्वारा, ठीक है। चालुक्य और मानशोलास, तो इसके बीच में आप लोग को थोड़ा सा कनेक्शन पता होना चाहिए। कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन आए थे, तो यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। कहीं पे नोट डाउन कर लो, फैक्ट्स हैं ये सब, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा 19th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो इसको रिवाइव किया गया था बालम भट्ट दादा देवधर के द्वारा, राइट। और ये फिजिकल इंस्ट्रक्टर हम लोग को बाजीराव पेशवा सेकंड के देखने को मिलते हैं। तो स्टेट सिविल सर्विसेज ऐसे क्वेश्चन उठा सकती है आप लोगों के लिए, तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको कि 19th सेंचुरी में इसको इनके द्वारा रिवाइव किया गया था मलखंब को, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में स्पोर्ट्स से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, राइट। तो आपको ये सब चीजों की एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे एसोसिएटेड, मलखंब जो न्यूज में देखने को मिला है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े तो पेपर 2 की अब न्यूज शुरू हो रही है। तो यहां पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है।
तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो क्या है एक प्रकार का। तो देखो गाइस 3 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग को देखने को मिलता है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में। तो यहां पर बेसिकली रीडेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह किए जा रहे हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है, राइट, जो हम लोग को देखने को मिलती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, और दूसरे जो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो है, नेशनल आर्काइव जो हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन सब क्षेत्रों को जो है वो रीडेवलप किया जा रहा है, एक अच्छा बनाया जा रहा है, बेटर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज है, इसमें ज्यादा आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली बस जैसे ये टॉपिक न्यूज में आता है आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हमारा जो पार्लियामेंट है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं, राइट, और उसकी स्पेस भी काफी ज्यादा बड़ी कर रहे हैं। और ये पूरी चीज बनकर नया पार्लियामेंट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा मार्च 2022 तक। तो ये प्रेडिक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सभी मिनिस्टर्स वगैरह के लिए, कि मिनिस्टर्स अपनी मीटिंग जो है वो एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कंडक्ट कर सकें, जो कि आज की डेट में दूसरी जगह पर कंडक्ट करते हैं। पब्लिक एमिनिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज और भी काफी कुछ चीजें यहाँ पर नजर आएगी। और क्या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो मार्च 2024 तक बनके रेडी हो जाएगा। और जो पोस्ट 1947 की जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, जिसमें शास्त्री भवन, कृषि भवन और भी मतलब काफी सारे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको डिमोलिश किया जाएगा, यानी कि उनको हटाने की बात की जा रही है, डिमोलिश करने की बात की जा रही है। तो हालांकि इसमें आपको उतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली प्रीलिम्स में यही चीज पूछी जा सकती है कि सेंट्रल विस्टा किससे एसोसिएटेड है। तो ये पार्लियामेंट को और जो पार्लियामेंट के आसपास की जो बिल्डिंग्स हम लोग को नजर आती हैं तो उसको रीस्ट्रक्चर करने से एसोसिएटेड है, रीडेवलप करने से एसोसिएटेड है, राइट। अब नेक्स्ट की चर्चा करें तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हेतु निर्धारित किए गए फंड्स में गबन किया गया, स्पिंड ऑफ इसमें हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि फंड्स वगैरह जो है स्कॉलरशिप स्कीम के, उसको स्कॉलरशिप पर्पस के लिए उपयोग में नहीं लिया गया। तो एक इन्वेस्टिगेशन रिसेंटली कंडक्ट की गई, पाया गया उसमें कि जो गरीब बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स झारखंड के अंदर, तो वो बच्चों तक नहीं पहुंची। यानी ये वो स्कॉलरशिप बच्चों तक नहीं पहुंची, कि जो स्कॉलरशिप का जो पैसा दिया गया था वो खा लिया गया, राइट, उसका मतलब बच्चों तक, बेनिफिशियरीज तक जो है वो उनको पहुंचाया नहीं गया। तो ये इस प्रकार का घोटाला एक सामने आ रहा है। बट यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, तो एक सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। सभी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम होती है। हर साल ये स्कीम ओपन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। इसको अगस्त और नवंबर के महीने के बीच में अप्लाई किया जाता है। इसका मेन मकसद है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स की मदद की जाए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट, राइट, और जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम की है, तो उनकी मदद की जाए, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की जाए। इसमें सिर्फ एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि बच्चों का जो परसेंटेज होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, वो 50% होनी चाहिए उनकी क्लास एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखना। और उसके अलावा 2 टियर के तौर पर ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। हर साल एक स्टूडेंट को, जिनकी जो क्लास 1 से लेकर 5th क्लास में है, तो उनको 1000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के हैं, तो उनको 10,700 रुपए अगर वो हॉस्टलर हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे हैं, या फिर 5,700 रुपए अगर वो डे स्कॉलर्स हैं, यानी कि डे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, राइट। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हम लोग को देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के बारे में। तो माईगॉव ने कोलैबोरेशन किया है यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ और लॉन्च किया है कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, और ये अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी महिलाओं का जो स्टार्टअप्स हम लोग को देखने को मिलता है, तो महिलाओं को इंकरेज किया जाता है, जिन भी महिलाओं का जो स्टार्टअप है वो महिला सामने आए, या फिर उनको इंकरेज किया जाता है कि वो स्टार्टअप वगैरह अपना एस्टैब्लिश करें, राइट। और उनको ऐसी महिला सामने आए जो महिला इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रही हैं कोरोना वायरस की लड़ाई में लड़ने के लिए, राइट, यानी कि उसके अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट कुछ सोल्यूशन लेकर आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसा सोल्यूशन लेकर आ रही हैं जो कि लार्ज नंबर में महिलाओं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो उनको इनकरेज किया जाता है इस पर्टिकुलर चैलेंज के थ्रू, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। तो ये चीज आप लोग को बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए, स्पेशली यूनाइटेड नेशन और माईगॉव, यूनाइटेड नेशन वुमेन और माईगॉव का ये कोलैबोरेशन के साथ ये चैलेंज हम लोग को देखने को मिला है, राइट। इसके अलावा एक रिपोर्ट जो IPBES इसके थ्रू देखने को मिल रही है, उसमें पता लग रहा है कि आने वाले समय में जो पेंडेमिक्स, जो महामारियां वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, वो और भी काफी ज्यादा खतरनाक जो है वो बताई जा रही है, और भी काफी ज्यादा अधिक जो है वो हो सकती है आने वाले समय में। तो एक नई रिपोर्ट ने इस चीज को वार्न किया है, चेतावनी दी है इस चीज के बारे में
कि पेंडेमिक्स महामारी जो है वो आने वाले समय में और भी काफी तेजी से फैल सकती है और भी नुकसान पहुंचाएगी और भी ज्यादा लोगों को मारेगी, जितना कोविड-19 में मारा था उससे कई ज्यादा। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है। और कोविड-19 छठा पेंडेमिक, छठी महामारी हम लोग को पिछले 100 सालों में, लास्ट सेंचुरी में देखने को मिली है, जब आखिरी बार ग्रेट इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 1918 जब आई थी, तो उसके बाद से ऐसी 6 महामारियां हम लोग को देखने को मिली। और 3 ऐसी महामारियां जो हैं जो कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस के कारण हुई है, जिनमें से एक HIV है, फिर सार्स और फिर कोविड हम लोग को देखने को मिली है। राइट, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, और इस प्रकार की चीजें बताई जा रही है। और आज की डेट में जो पेंडेमिक्स का ओरिजिन जो हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है महामारियों की आज की डेट में, तो ये एनिमल्स के कैरियर हम लोग को इसमें देखने को मिला, यानी कि जो कैरियर हुआ करते हैं वो एनिमल्स हुआ करते हैं, एनिमल्स के थ्रू ये बीमारी फैलती है। बट ये एनिमल्स में कैसे बीमारी आई? जब वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस का इंटरेक्शन हुआ। तो आपने अक्सर देखा है कि जैसे इबोला वायरस की भी अगर अपन चर्चा करें, तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के इंटरेक्शन के कारण इस प्रकार के वायरसेस बनते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। और आज की डेट में बताया जा रहा है कि ऐसे अनडिस्कवर्ड वायरस जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ऐसे 17 लाख 1.7 मिलियन आज की डेट में या उससे ज्यादा वायरसेस मौजूद हैं। राइट, किसमें? मैमल्स में और बर्ड्स में। और अप टू 8,27,000 की अगर अपन बात करें, तो इन वायरसेस में एबिलिटी है इंसानों को इन्फेक्ट करने की। तो 8,70,000 के आसपास वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब होने वाली है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो। 70% से ज्यादा ऐसी जो डिजीज आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है, चाहे वो एबोला हो, जीका हो, नीपा वायरस हो, राइट, तो ये किसके कारण हो रही है? एनिमल्स के कारण, जैसा मैंने भी आपको बताया था। तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का जो कॉन्टैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके कारण वर्ष इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार की डिजीज जो है वो होती आ रही हैं। और अबाउट 30% लैंड यूज चेंज, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन के कारण हुई है। देखो, ह्यूमन और एनिमल्स का कांटेक्ट कैसे हो रहा है, किस कारण हो रहा है? तो ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमन की जो बस्तियां थी, ये रेसिडेंट है, ये वाइल्ड लाइफ है, राइट, धीरे धीरे करके रेसिडेंट जो है वो एक्सपेंड होना शुरू होगा, अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, ह्यूमंस का जो एरिया था वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ? हमने देखा कि ये जंगल एरिया तक पहुंच गया, यानी कि जिस क्षेत्र पर एनिमल्स रहा करते थे, उस क्षेत्र पर, यानी कि उन एनिमल्स का जो हैबिटेट है, उनका जो एरिया है, उनके जो जंगल है, उसको काटा और ह्यूमन जो है वो जंगल में एंटर हो गए। तो इस बीच क्या हुआ? कई बार हमें आज की डेट में भी ऐसे ही देखने को मिलता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्यों हो रहा है आजकल? पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि ह्यूमंस एनिमल्स की जगह पर चले गए। और जब ह्यूमंस और एनिमल्स का इंटरेक्शन होता है, तो एनिमल्स में ऐसे काफी सारे वायरस हैं जो कि ह्यूमंस तक पहुंचते हैं। मैंने भी आपको बताया था, एनिमल जो है वो कैरियर होते हैं, एनिमल्स के थ्रू ये वायरस पहुंचते हैं। बट ये वायरस एनिमल के थ्रू कैसे पहुंच रहे हैं? उस वायरस को उत्पन्न करने के पीछे कौन है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज उस वायरस को उत्पन्न कर रही है, जो कि ह्यूमंस में लेकर आ रही है। और इसके पीछे ह्यूमंस काफी ज्यादा खतरे में बताए जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। और भी ये खतरा जो है वो आने वाले पीरियड में और तेजी से बढ़ता जाएगा और लोगों की मृत्यु होती जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस से बचाना होगा, कंजर्व करना होगा प्रोटेक्टेड एरियाज को, कि ऐसे एरिया जहां पर एनिमल्स स्पीसीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन एरियाज पर ह्यूमंस ना जाएं, उस एरिया को अलग सेपरेट रखा जाए, प्रोटेक्टेड रखा जाए, जिससे कि उससे ह्यूमंस को के अंदर भी कोई वायरस ना आए, ना ही ये सब स्पीसीज के एक्सटेंट होने के चांसेस हो। क्योंकि ये सब स्पीसीज अगर एक्सटेंट होंगी, लुप्त होंगी, तो भी ह्यूमंस मरेंगे, क्योंकि पूरी फूड साइकिल चलती है। अगर एक भी स्पीसीज इस पूरी फूड साइकिल में अगर खत्म होती है, एक्सटेंट होती है, तो दूसरी स्पीसीज है उनके ऊपर भी इक्वलेंट इफेक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में भी आप लोग को इस प्रकार से इस टॉपिक को समझना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो काफी शानदार ये टॉपिक है और बिल्कुल सच बात यहाँ पर बताई गई है कि इस प्रकार से जो हम लोग मतलब अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, इस प्रकार से जंगलों को काट रहे हैं, वो उस चीज को रोकना पड़ेगा हम लोग को, उसको कम करना पड़ेगा और प्रोटेक्ट करके रखने पड़ेंगे ऐसे क्षेत्रों को, जिससे कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन ना हो। तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन, ये कीवर्ड है जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने मेंस के अंदर, राइट। इसके अलावा इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो IPBES की थी, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था। साइंस और पॉलिसी के बीच में जो इंटरफेस हम लोग को देखने को मिलता है, किन इशू से एसोसिएटेड? बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज से एसोसिएटेड, यानी कि जो चीजें जो ह्यूमन कर रहे हैं, जो पॉलिसीज जो ह्यूमन की हम लोग को देखने को मिल रही है और जो साइंस हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसके बीच में जो भी गैप्स है या फिर उसके बीच में अगर किसी प्रकार का मर्ज हो रहा है चीजों को, तो उसको ये स्टडी करती है डिटेल में, राइट। और उसके बाद फिर
रिपोर्ट जो है वो पहुंचाती है, जैसे कि अभी इसने रिपोर्ट जो है वो पहुंचाई। इसके अलावा एस्टेब्लिश किया गया था इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और इंडिपेंडेंटली ये काम करती है। 2012 से ये फंक्शन कर रही है। इसका फॉर्मेशन 2012 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जर्मनी बॉन में देखने को मिलता है। तो ये भी बात है IPBES से एसोसिएटेड जिसकी ये रिपोर्ट थी। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, एस्टैब्लिश यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको किया गया। तो देखो इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हम लोग को नजर आ रही है और ये काफी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिविल सर्विसेज अक्सर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखती है, राइट। और इनका आइडिया भी आपको होना चाहिए कि इनकी रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है। तो पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे गाइस। तो रेरा की यहां पर बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्या मुझे कोई नीचे कमेंट बॉक्स पर रेरा का फुल फॉर्म बता सकते हैं? फटाक से बताइए। तो देखिए रेरा का टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि हरियाणा के रेरा ने कमीशन के ऊपर कैप लगा दिया। रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं उनके कमीशन के ऊपर कैप लगाए। जैसे आपको पता होगा इसकी कुछ लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कल एक कलेक्टर बन गए, IAS बन गए आप, राइट, या IPS बन गए। आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हो, बट आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाकर लोकेशन देखो, प्रॉपर्टी परचेज करो, ढूंढो। तो आप क्या करोगे, एक रियल एस्टेट वाले को कॉल करोगे और बोलोगे कि यार मुझे इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी चाहिए और इस क्षेत्र में मेरा बजट जो है वो ये है, इस हिसाब से प्रॉपर्टी मेरे सामने ढूंढ के लाओ। तो वो रियल एस्टेट एजेंट आपका एक दिन का समय लेगा, आपसे मांगेगा कुछ घंटे का समय, और उस कुछ घंटों में वो जगह जगह ले जाकर आपको प्रॉपर्टी दिखा देगा कि सर ये प्रॉपर्टी, इनकी वैल्यू ये है और आप ये परचेज कर सकते हैं। और जब आप परचेज करते हैं तो उस बीच ये फ्री में तो करेगा नहीं काम, तो इसका कुछ कमीशन होता है। और ये अलग अलग एरियाज पे इन रियल एस्टेट एजेंट्स का कमीशन अलग अलग होता है। कुछ कुछ एरिया पे ये 2% चार्ज करते हैं एक डील के ऊपर, कुछ एरिया पे 5% तक चार्ज कर लेते हैं, कुछ एरिया पे 1% चार्ज करते हैं। वैसे जनरली मैक्सिमम जगह पर हम लोग को 2% देखने को मिलता है 1 करोड़ के नीचे की डील के ऊपर, और 1 करोड़ के ऊपर की डील जो होती है उसके ऊपर 1% रियल एस्टेट एजेंट का होता है। अब ये जो पैसा होता है ना कमीशन, ये बायर्स की तरफ से भी लेते हैं, यानी कि जो मकान खरीदना चाह रहे हैं उनकी तरफ से भी कमीशन लिया जाता है इनके द्वारा, और जो मकान बेचते हैं उनकी तरफ से भी लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इनका हर एक डील में इनको प्रॉफिट जो है वो 5 से 10% तक का, या फिर आप मोटे मोटे तौर पर 2 से लेकर 10% तक का भी कह सकते हो, क्योंकि काफी सारे क्षेत्र में 5% भी इनका प्रॉफिट होता है, राइट, कमीशन होता है। तो इस प्रकार से एक डील के ऊपर ये कमीशन जो है वो अपना छाप लेते हैं और अच्छा पैसा बना लेते हैं। हालांकि मैं भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने जब अपना 12th कंप्लीट किया था तो मैं अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था हमेशा से, कि यार मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है पूरी तरह से। मैं मतलब फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहता किसी भी प्रकार का। तो फिर मैं बहुत सारे काम करता था, जैसे कि मैंने कॉल सेंटर पे भी जॉब की है और रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेरी जॉब होती थी। फिर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी एसोसिएटेड था। बहुत सारी चीज थी यार, मैंने बहुत सारे काम किए। उस बीच उसमें एक काम जो है वो मेरा ये भी है, रियल एस्टेट सेक्टर का भी है। तो उसमें भी मैंने बहुत काम किया। एक बड़ी कंपनी थी उसके साथ भी एसोसिएट हुआ था रियल एस्टेट की मैं, तो बहुत काम किए थे। तो इस प्रकार के, तो फिर वो पता है मुझे कि किस प्रकार से ऑपरेशन होता है इनका, एजेंट्स वगैरह का। बट अभी हरियाणा के अंदर क्या हो गया है, हरियाणा के अंदर अब जो कमीशन ये चार्ज करते हैं एजेंट्स, तो इनके कमीशन के ऊपर कैप लगा दिया है, यानी कि लिमिट लगा दी है। अब हरियाणा के अंदर कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर जो रजिस्टर्ड है रेरा से, तो वो बेसिकली 0.5% कमीशन से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो ये चीज हरियाणा के अंदर देखने को मिली और पहली बार इस प्रकार की चीज हरियाणा के अंदर देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा, इसकी अपन चर्चा करेंगे। 2016 में लाई गई थी। किस पर्पस के लिए लाई गई थी? जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के पर्पस के लिए और उसको प्रमोट करने के पर्पस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रखनी है, राइट, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और एफिशिएंट बनाना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि ये जो बिल्डर्स वगैरह नहीं होते, बिल्डर्स जो मल्टीज बना देते हैं, जो टाउनशिप बना देते हैं, तो ये बिल्डर्स कई बार बड़ा बड़ा घोटाला कर जाते हैं। कैसे घोटाला कर जाते हैं? क्योंकि एक बार इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा, यानी कि एक बार इन्होंने अपनी टाउनशिप के अंदर एक घर को बेच दिया या फिर एक फ्लैट को बेच दिया, उसके बाद से कंज्यूमर से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है। यानी कि एक हाथ अपने खड़े कर लेते हैं, कंज्यूमर आके कुछ कंप्लेन करता है तो वो उसकी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करते हैं, और ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि कुछ लोग ने किसी टाउनशिप में पैसे लगाकर फंस गए। वो कई बार तो पोजीशन ही नहीं मिलता लोगों को, उन्होंने पैसा लगा दिया, सामने वाला बिल्डर जो है उनको बोलता है कि आपको 2 साल में पोजीशन मिल जाएगा या फिर आपको 1 साल में पोजीशन मिल जाएगा, या बोलेगा कि बस अभी 6 महीने में तैयार करके दे रहा हूं, राइट। आप 6 साल बीत जाओगे, उसके पीछे भागते रहोगे, आप उसको पैसा दे चुके होगे ऑलरेडी अपना, भागते रहोगे, वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो खुद भी भागता रहेगा, वो आपको टालता रहेगा कि अभी हो रहा है, अभी ये काम अटक गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो परचेज करते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। और कई बार ऐसा भी नोटिस किया गया है कि एक बार सामने वाले ने आपको मकान बेच दिया, उसके बाद फिर आपने कुछ महीने के बाद आपको पता लगा यार इस मकान की क्वालिटी तो बिल्कुल रद्दी है,
ये मकान तो 10 साल भी नहीं टिकने वाला, या फिर ये मकान के अंदर बड़ा हादसा हो सकता है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये मकान, राइट। फिर आप जाके बिल्डर से कंप्लेन करते हो कि यार ये तो लो क्वालिटी का माल लगा है। बिल्डर बोलता है कि मेरा काम था बेचना, मैंने बेच दिया सर। और फिर वो अपने पार्टनर्स वगैरह के ऊपर डालते रहते हैं चीजें कि सर मेरी तो खुद लड़ाई हो गई, वो पार्टनर से, इनने तो ये कर दिया, और फिर अपने पार्टनर को गाली बकते रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर सामने वाले को टालते हैं कि यार गड़बड़ हो गई, आपके साथ भी दिक्कत होगी, मेरे साथ भी होगी, मैं भी क्या करूं, कि देखो मेरे साथ भी तो हो गया, मेरा भी तो बहुत नुकसान हो गया, मैं क्या बताऊं आपको। तो वो अपना रोना रोने लगते हैं। तो ये सब ट्रिक्स होती है इस प्रकार की बिल्डर्स वगैरह की। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का रेरा जो है वो लाया गया, राइट। और साथ ही साथ यहां पर एक स्पीडी रिड्रेसल सिस्टम भी स्टैब्लिश किया गया, जहां पर शिकायतें वगैरह की जा सके और वहां पर जवाबदेही जो है वो बनाया जा सके इस प्रकार के बिल्डर्स को, राइट, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करते हैं, राइट। और ये एक्ट सभी जगह एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और हाँ, बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है 370 हटने के बाद तो ये एक्ट को लागू होना ही है, राइट। हट चुका है और भी चीजें चल रही है वैसे तो, बट ऑन पेपर नहीं आई है। तो इसलिए आज भी ऑन पेपर वाली चीज ही अपन लिखेंगे जो लीगलाइज है। तो याद रखना कि ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट JNK, राइट। और ये सभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका प्लॉट साइज 500 मीटर स्क्वायर से अबव का हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पास 8 से ज्यादा अपार्टमेंट है, 8 या उससे ज्यादा अपार्टमेंट्स है, राइट। और हर एक स्टेट अपना खुद का रेगुलेटर जो है वो सेटअप करता है। जैसे कि मेरे घर से 5 किलोमीटर की रेंज में मैंने खुद ने देखा हुआ है कि इसका एक वो है, एक यहाँ पर DB मॉल करके है मेरे घर के पास, और DB मॉल के पास में ही एक मैरियट करके, मतलब DB मॉल में एक मैरियट बहुत ही फेमस होटल चेन है, तो उसी के पीछे साइड ही ये रेरा का ऑफिस जो है वो बना हुआ है, राइट। तो अगर आपके पास भी घर के आसपास आपने देखा होगा रेरा के ऑफिस को, तो बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऑफिस वगैरह जब निकलो ना घर के बाहर तो देखते रहना चाहिए। इसमें मोटिवेशन भी मिलता है कि कल को आप भी इस ऑफिस के चक्कर वगैरह लगाओगे, जाकर इंस्पेक्शन करोगे, है ना, मजा आता है। तो ऐसे देखते रहा करो, कभी कभी पता रहना चाहिए अपन को। और रियल एस्टेट के एजेंट जो है उनको भी रजिस्टर होना जरूरी है इसके अंदर, यानी कि रेरा के अंडर रजिस्टर होना जरूरी है। और डेवलपर जो है वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते, अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं कर सकते, बुकिंग नहीं करवा सकते, बेच नहीं सकते, इनवाइट नहीं कर सकते पर्सन को प्लॉट को परचेस करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कि प्रोजेक्ट तैयार भी नहीं हो रहा होता, उसकी डीलिंग पहले ही हो जाती है, राइट। लोग बाग बुकिंग करवा लेते हैं कि पहले से ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह की, राइट। तो वो ये सब चीजें नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उन्होंने रेरा के साथ अपना रजिस्ट्रेशन ना कराया हो। तो अब से रेरा का रजिस्ट्रेशन सभी बिल्डर्स के लिए मैंडेटरी है कि उनको अगर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना है तो रेरा के पास जाकर रजिस्टर करवाना होगा। और प्रोजेक्ट जो है वो रेरा कैंसिल कर सकती है अगर रेरा को लगता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट के रूल्स नियम्स वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए गए हैं जो रेरा ने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा डेवलपर जो है वो अब जवाबदेही है, अकाउंटेबल हो गए हैं। आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी वो, जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बार उन्होंने बेच दिया होता है ना, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, बट उनको अब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, राइट। पहले 5 साल की बात की जा रही है, जैसे ही मकान बिका उसके पहले 5 साल में जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज होता है उसको अब डेवलपर को सुधार के देना होगा, राइट। और जब से ये रेरा लागू हुआ है ना, तब से आपने नोटिस किया कि नए नए ऐसे जो लॉन्चेस हैं प्रोजेक्ट के वो कम हो गए, क्योंकि अब बिल्डर्स के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रेशर नहीं इन द सेंस कि अब सही चीज हुई है जिससे कि ये घोटाले ना कर पाए, इसको प्रेशर नहीं बोलेंगे, इसको तो ये बोलेंगे भाई कि पहले जो आप घोटाले कर रहे थे अब वो घोटाले करने का आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो आप उस जगह पे हाथ डाल नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यार आप जो है वो ना मटेरियल पे हल्का मटेरियल लगाओगे, क्योंकि पहले हल्का मटेरियल लगा के बस बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती थी और उसको जैसे जैसे बेच दिया जाता था कस्टमर को बेवकूफ बना के, और फिर कस्टमर फिर बाद में परेशान हो तो वो कस्टमर की दिक्कत है, राइट। ऐसा होता था, बट अब ऐसा नहीं, अब तो अकाउंटेबल कर दिया है। 5 साल में अगर कोई भी नुकसान हो रहा है स्ट्रक्चरल डैमेज तो वो डेवलपर को सही करके देना है, और 5 साल में स्ट्रक्चर का पता लग जाता है कि क्या उसका वियर एंड टियर होने वाला है, या जानकारी तो मिल ही जाती थोड़ी बहुत ही। तो ये है रेरा, बहुत शानदार चीज है ये, राइट, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो ये चीज अपन ने देखी है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, प्लेटफॉर्म वर्क को डिफाइन करने का पहला अटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है सरकार का। प्लेटफॉर्म वर्क को डिफाइन करने का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, इसमें पहली बार प्लेटफॉर्म वर्क को डिफाइन किया जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के बाहर का जो हम लोग को देखने को मिलता है। देखो जनरली हम क्या देखते हैं, एक ऑफिस के अंदर लोग जाते हैं, काम करते हैं, राइट, ऑफिस के अंदर। तो हमने क्या देखा कि कोई भी इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो काम करने का जा रहा है, ऑफिस के अंदर जा रहा है, तो एक एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय का कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बाहर की जो चीज होती है ना, इस रिलेशनशिप के बाहर की चीज, उसको प्लेटफॉर्म वर्क कहा जाता है। मतलब
जैसे कि फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया, ओला हो गई, तो ये सब क्या है, ये प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ओला की बात करें, ठीक है, ओला के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ओला के अंदर क्या होता है, टैक्सी सर्विस हम लोग को देखने को मिलती है। अब एक एप्लीकेशन है ओला की, अब सामने वाले व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन बना दी और ये एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को जॉब्स मिल रही है, राइट, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मतलब मौका दे रहा है लोगों को कि लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे एनरोल हो, साइन अप करें और अपने हिसाब से जॉब्स वगैरह ऑफर करें और टाइम वगैरह भी यानी कि फ्लेक्सिबल रखें, जब उनको काम करना है तब करें, जब उनको नहीं करना है तब नहीं करें। जैसे ये फ्रीलांसिंग टाइप का होता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल है जो कि ओला ड्राइवर है, ठीक है, अब ओला की राइड उसके पास मोबाइल में आएगी और उस राइड को अगर वो ओके करेगा तभी वो राइड उसको मिलेगी, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के हाथ में ही पूरा कंट्रोल है कि उसको कितना काम चाहिए, राइट। अब ये चीज बताओ क्या होती है, ये जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म, इसके ड्रॉबैक मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है, कोई भी अगर जैसे आपने एक ऑफिस खोला, ठीक है, आप जब एक ऑफिस खोलते हो तो सरकार आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है कि आपके ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनको आपको प्रोविडेंट फंड देना है, उनको वेरियस सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। बट इस प्रकार का अगर आप प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हो और जो जिन लोगों ने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म ओपन किया है तो उनके ऊपर इस प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता सोशल सिक्योरिटी का, क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये तो बोलते हैं ना कि हम थोड़ा ना बोलते कि एम्प्लॉइज को हमारे पास आके काम करें, और दूसरी बात हम थोड़ा ना एम्प्लॉइज के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये तो एम्प्लॉइज के ऊपर है कि उनको कितना काम करना है, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो ओला हो, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में एक चीज तो आपने कॉमन डेफिनेटली देखी होगी और उसको नोटिस भी किया होगा कि सामने वाला व्यक्ति अपनी मन मर्जी से ये काम कर सकता है। यानी कि जैसे कि ओला ड्राइवर के पास जब तक वो जब राइड आएगी उसके मोबाइल में डिस्प्ले होगा कि उसके पास राइड आ रही है, जब वो उस राइड पे ओके करेगा तभी वो राइड उसको मिलेगी, यानी कि तभी वो, मैंने कि वो अलाउ कर रहा है, खुद की सहमति रख रहा है कि हाँ उसको राइड करनी है। तो ये लोग जो कंपनीज वाले जो होते हैं, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स जो होते हैं, तो इनका कहना ये होता है कि हम तो कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे, सामने वाला इंसान जितना काम करना चाहे वो उसके ऊपर है, कल काम छोड़ दे तो छोड़ दे, वो उसके ऊपर है, 1 घंटे काम करने के बाद छोड़ दे तो वो उसके ऊपर है, वो उसकी मर्जी है। तो हमने उसको कोई एक एम्प्लॉय की तरह नहीं रखा है, हमने तो उसको रखा है कि भाई आप आओ यहाँ पर आकर पैसा कमाओ और जाओ, हम तो उनको पैसे दे रहे हैं, इंटेंसिव दे रहे हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर इस प्रकार की बताते हैं ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। बट यहां पर सरकार ने कहा कि नहीं, अब इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म वर्क्स जो होते हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किए जाते हैं, तो ऐसे काम में भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि ऐसे काम का आज की डेट में पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, लगातार नए नए इस प्रकार के काम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जिसमें इंसान अपनी मन मर्जी से काम करने पर फोकस करता है, काम करता है कि जब उसको टाइम मिला उसने काम कर दिया, राइट, उतने पैसे कमा लिए। बट ऑफिस वगैरह में क्या होता है, ऑफिस वगैरह में बिल्कुल शेड्यूल होता है, टाइमिंग्स वगैरह होते हैं कि भाई जाना है तो जाना है, मंडे टू सैटरडे 9 से 5 की जॉब है या 10 से 6 की जॉब है, तो ऐसी चीज हम लोग को नजर आती है, राइट। बट यहां पर ऐसा केस नहीं है, जोमेटो की बात करो चाहे आप ओला की बात करो, उबर की बात करो, तो यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, यानी कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को एक्सेस करने के लिए, राइट, एक स्पेसिफिक सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए। वही चीज ओला जोमेटो की जो मैंने भी आपसे बात करी। और एक्टिविटीज जो है ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अब नोटिफाई कर रही है और ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इन सब एक्टिविटीज का आज की डेट में महत्व इसलिए भी हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है काम करने के ऊपर, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो भी इस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है वो फ्लेक्सिबल है, उसको जब काम करना है तब करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, है ना। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की इसके ऊपर पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल सेक्टर है ग्रोथ का भी, राइट, क्योंकि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इस प्रकार के काम जो है वो भी बढ़ते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल सेक्टर है ये, ग्रोथ का भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए भी ये प्लेटफॉर्म वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर जाते हैं, क्योंकि अब ये सब जो जैसे ओला की बात करें, उबर की बात करें, जोमेटो की बात करें, तो ये कुछ ऐसे भी लोग इनमें आपको मैक्सिमम में नजर आएंगे। आप किसी भी दिल्ली के अंदर ओला वाले के पास आप बैठोगे, उससे बात करना आप, तो वो आपको बताएगा कि वो गांव से आया हुआ है, राइट, या फिर वो बताएंगे आपको कि वो किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेट से यहाँ पर आए हुए काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर काम करके पैसा जो है वो अपने घर वालों को भिजवाते हैं। तो ये रेमिटेंस पहुंचाया जाता है रूरल एरियाज के अंदर इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के द्वारा, और ये रेमिटेंस से रूरल एरियाज के अंदर भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि रूरल एरिया में रहने वाले उनके जो परिवार के सदस्य वगैरह जो है उनके पास जब पैसा आता है इनका, तो फिर वो उस पैसे से जो है वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल बस आपको प्लेटफॉर्म
वर्क का कंसेप्ट समझना था, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हुई होगी, राइट। आगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की बात करें तो इसने 9 सोशल सिक्योरिटीज के कानून को रिप्लेस किया था, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, तो और भी काफी सारी ऐसी 9 सोशल सिक्योरिटी कानून, जिसको रिप्लेस करने के बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया गया। और ये सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, राइट। जिससे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल वर्कर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी ग्रांट की जा सके। इवन एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं उनको पहली बार सोशल सिक्योरिटी एक्सटेंड की है, यानी कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। यहां पर टाइम लिमिट को रिड्यूस किया गया है, जैसे ग्रेचुटी पेमेंट का भी, इवन ये वाली चीज भी यहां पर बताई जा रही है। जैसे कि ऑफिस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि ऑफिस के अंदर जब एक एम्प्लॉय उस ऑफिस को छोड़ते हैं, राइट, तो जब एम्प्लॉय उस ऑफिस को छोड़ते हैं तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसको आपको ग्रेचुटी देना है। ग्रेचुटी यानी कि एक तो आप उसको रेगुलरली सैलरी देते हो तो वो तो एक अलग बात है, बट जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है तब आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह जो है वो उसको प्रोवाइड कराना है। क्यों एक्स्ट्रा पैसे देने, क्यों देने? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको इतना ज्यादा समय दिया, इतने समय तक वो आपके साथ था। तो पहले ये जो पीरियड हुआ करता था ग्रेचुटी का, वो 5 ईयर्स का हुआ करता था, अब इसको घटाकर 1 ईयर कर दिया है कि अगर 1 साल तक भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईमानदारी से एक व्यक्ति ने काम किया हो और फिर वो छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा रहा हो या जो भी करना चाह रहा हो, तो जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेगा तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो सामने वाले व्यक्ति को ग्रेचुटी दे, यानी कि एक रिगार्ड्स के तौर पर प्रोवाइड कराए एक्स्ट्रा पैसा कि भाई आपने इतने समय तक हमारे साथ काम किया। जैसे फेयरवेल नहीं होता अक्सर ऑफिस वगैरह में, आप देखते हो कि एक एम्प्लॉय जब निकलते हैं तो उनको कितने अच्छे से फेयरवेल उनका किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि एक बार कोई एम्प्लॉय निकला तो फिर उसको मतलब भगा दिया जाता है, चिल्ला दिया जाता है। ये ऐसा बहुत घटिया टाइप के लोग करते हैं, कुछ हैं, मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसे जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, बट चलो एनीवेज, तो ये वाली चीज है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी के साथ भी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने आपको ऑनेस्टी के साथ इतना आपको टाइम दिया, इतना समय दिया, राइट। बट अगर मतलब एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर के साथ अगर बन नहीं रही है कुछ या कोई भी गड़बड़ है और अगर एम्प्लॉय छोड़ना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय जो है उसको इस प्रकार से धुतकार दिया जाए। तो ये सब चीजें भी अब सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ गई। और ये तो देखो, ये सब तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर सरकार क्यों लेकर आती है ये सब चीजें, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये ह्यूमैनिटी को समझते नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तो ह्यूमैनिटी की है ना यार, कि मतलब आपके साथ जो भी आपका जिसके साथ भी कैसा भी रिलेशन हो तो आपको उसको हेल्दी रखना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब अवॉइड कर दो या इस प्रकार की चीजें करोगे। जब तक आपके साथ काम कर रहे थे आपके साथ थे, और जब नहीं है तो फिर आप घटिया हो गए, खराब हो गए, राइट। तो ये ह्यूमैनिटी को झलकाता है और ये ह्यूमैनिटी कंटिन्यू रहा है, इसके लिए ये सब कानून हम लोग को देखने को मिलता है। देखा अपन ने कैसे जीएस पेपर 4 को भी इसके साथ लिंक कर दिया। तो ये सिविल सर्विसेज के अंदर लिंक करते रहा करो चीजों को। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करेंगे अपन क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एनसीफेलोपैथी, इसकी यहां पर बात हो रही है। तो ये क्या है? जैसे ये टॉपिक न्यूज में आए आपको तुरंत ये वाली फोटो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये बेसिकली ब्रेन की एक बीमारी है, ब्रेन की एक डिजीज। जब ब्रेन सीवियरली डैमेज हो जाता है तब उस समय ये बीमारी होती है। और ये कब डैमेज होता है? जब रिपीटेडली हेड इंजरीज होती है, जब सर पे उसको चोट लगती है रिपीटेडली लगातार, तब उस समय उसको मेमोरी लॉस हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है या डिमनेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। ये पहले बॉक्सर्स में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बॉक्सर जो थे, जो लड़ाई रेसलिंग किया करते थे, तो उनके लगातार हेड पे चोट लगने के कारण उनको ये प्रॉब्लम लगातार होती थी इस प्रकार की, राइट। और इसके अलावा जो प्रो रेसलिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, आइस हॉकी, रग्बी, बेसबॉल, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल और फुटबॉल, तो इन सब स्पोर्ट्स में भी जो लोग हुआ करते थे उनको भी ये बीमारियां वगैरह जो है वो हुआ करती थी, डायग्नोस होते थे वो इन बीमारियों से। डेमनेशिया की बात करें तो जनरल टर्म में डेमनेशिया को मेमोरी लॉस कहा जाता है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने लगती है कि एक व्यक्ति जो है वो भाषा जो है वो सही तरीके से बैठा नहीं पाता, सेंटेंस वगैरह नहीं सही तरीके से रख पाता, मतलब बहुत ही इजी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो कमजोर हो जाती है। तो ऐसी चीजें जब किसी में होती है उसको डेमनेशिया कहा जाता है। और अल्जीमर की बात करें तो अल्जीमर बहुत ही कॉमन कॉज हम लोग को, यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमनेशिया हम लोग को नजर आता है, राइट। तो अल्जीमर, क्योंकि अल्जीमर में भी मेमोरी लॉस और इस प्रकार की चीजें हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखना इसके बारे में बेसिक सी चीज की क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एनसीफेलोपैथी, तो ये क्या है, सॉरी फेलोपैथी, तो ये क्या है? तो ये ब्रेन की एक डिजीज, ब्रेन की एक बीमारी हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है तो उसमें ग्रोथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ अभी तक की देखने को मिली है। तो IHS मार्केट इंडिया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो इसने बताया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है
रिजल्ट जो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल रहा है वो उसकी ग्रोथ हुई है पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा अक्टूबर 2020 में। और इवन नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स NIBRI, तो इसने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट दिखाया कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंप्रूव हुआ है। अब यहां पर एक टर्म आपको इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI क्या होता है, राइट। तो इस टर्म को हम लोग समझेंगे, बट PMI सितंबर में था 56.8 और ये अक्टूबर में 58.9 हुआ, यानी कि PMI इंक्रीज हुआ है। और निब्री ने भी कहा है कि PMI अक्टूबर में 82.4 हुआ है और ये 2.1 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। पहले ये 80.3 जो है वो सितंबर में देखने को मिला था। और निब्री की बात करें, निब्री एक जापानीज ब्रोकरेज वीकली ट्रैकर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। यानी कि जापान की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ट्रैक करती है, राइट। और अब ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हम लोग को इतना बढ़ता हुआ क्यों नजर आया, तो उसमें अभी अभी जो है वो सेल्स वगैरह भी इंक्रीज हुई है। और दूसरी बात देखो, अक्टूबर के समय पे थोड़ा सा ये बढ़ता ही है क्योंकि अक्टूबर के समय पर लोग बाग जो है वो परचेजिंग ज्यादा करते हैं। जैसे धनतेरस आ जाती है, धनतेरस में भी नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो लोग परचेज करते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। बट अभी मामला थोड़ा सा गंभीर है। बताया तो जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हुई है, रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा है, बट मार्केट बहुत डाउन है आज की डेट में। मार्केट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है गाइस। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ते हैं, राइज होते हैं, और इंप्रूवमेंट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते ये PMI इंक्रीज होता है। अब इकोनॉमिक टर्म की बात करेंगे, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है। सिंपल सी चीज आप याद रखना कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो एक्टिविटी होती है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये PMI बताता है कि सेपरेटली कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, या कितना लॉस हुआ है, राइट, नुकसान हुआ है। तो ये पूरी चीज जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है डिसीजन मेकर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। अलग अलग बताता है कि किस प्रकार से ग्रोथ जो है वो चल रही है मार्केट के अंदर। तो सिंपल सी बात याद रखना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर आता है एग्जाम में तो आपको पता लगना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में ये बताता है कि कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, या कितना लॉस में जा रहा है। तो इसकी इंफॉर्मेशन देता है ये। और हर महीने ये रिलीज किया जाता है, और ये रिलीज IHS मार्केट के द्वारा किया जाता है, जो कि 40 कंट्री की पूरे दुनिया भर में ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो तैयार करती है, बताती है, राइट। और IHS मार्केट की अगर अपन बात करें तो ये ग्लोबल लीडर है। ये इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सोल्यूशन का ग्लोबल लीडर हम लोग को नजर आता है। और जो कि मेजर इंडस्ट्रीज और मार्केट जो हम लोग को देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर में, तो उनको एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट वगैरह अपनी रिलीज करता है। और 40 कंट्रीज पूरे दुनिया भर में, 40 इकोनॉमीज, तो इनकी तो ये PMI रिलीज करता ही करता है, राइट। अब बताया जा रहा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। आपको याद रहोगे, इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था। लॉकडाउन के समय पे सरकार ये स्कीम लेकर आई थी क्योंकि स्थिति लोगों की खराब थी, क्योंकि धंधा पानी सब पिट गया था, बंद हो गया था, और लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। तो लोगों को आसानी से लोन मिल सके, तो इसके लिए ये स्कीम जो है वो सरकार लेकर आई थी। अब इस स्कीम को 1 महीने से एक्सटेंड कर दिया जा रहा है 30 नवंबर तक की, और ये स्कीम एक्सटेंड की गई है, देखने को मिल रही है। या फिर जो फंडिंग रखी थी सरकार ने कि 3 लाख करोड़ रुपए लोन्स के तौर पर सरकार प्रोवाइड कराएगी, अभी तक ये 3 लाख करोड़ रुपए खत्म नहीं हुए हैं इस फंडिंग से, इस फंड से। तो अब कहा जा रहा है कि ये फंड से जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाते तब तक ये स्कीम रहेगी, या फिर जब 1 महीने तक, और इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, यानी कि इस पर्टिकुलर बॉक्स से जब ये पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, तो ये स्कीम बंद हो जाएगी, या फिर 30 नवंबर तक ये स्कीम चलेगी। तो ऐसा इसको समझो। बट मेनली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है, तो याद रखना कि यूनियन गवर्नमेंट की ये स्कीम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये स्कीम किसका पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का ये पार्ट है। फोकस किया गया था कि अलग अलग सेक्टर्स में जो इश्यूज, जो डिस्ट्रेस, जो डिफिकल्टीज आ रही हैं लोगों के बीच में, तो उनको खत्म किया जा सके, उनको लोन्स वगैरह ऑफर करके, क्रेडिट ऑफर करके। ऑब्जेक्टिव ये है कि फुली गारंटीड और कोलेटरल फ्री यानी कि किसी भी प्रकार का आपसे गिरवी कुछ सामान जो है वो नहीं रखा जाएगा, और आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, मुद्रा बोरोवर्स को, और इंडिविजुअल लोन्स वगैरह भी ऑफर किए जाएंगे। तो ये चीज यहां पर कही गई थी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ रुपए तक का है तो उनको ये क्रेडिट ऑफर किया जाएगा, या फिर जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का है तो उनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। 4 सालों के लिए ये स्कीम थी, जिसमें 1 साल मॉरेटोरियम पीरियड हम लोग को देखने को मिला था, यानी कि 1 साल तक अगर सामने वाला व्यक्ति EMI ना भी पे करे अपने लोन की तो भी चलेगा। बाकी टोटल 4 इयर्स का टेन्योर है कि 4 इयर्स में आपको ये लोन जो है वो रीपे करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक पास बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनहैंस्ड पिनाका रॉकेट के बारे में बात करें तो ये सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग कंडक्ट की जा चुकी है, इनहैंस्ड पिनाका रॉकेट की।
और ये ओडिशा के अंदर हम लोग को चंदीपुर देखने को मिलता है, तो वहां से की गई है ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हम लोग को देखने को मिली है। और इसको डेवलप किया है पिनाका रॉकेट को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसकी रेंज जो है रॉकेट की 60 से लेकर 90 किलोमीटर की है। इंडियन आर्मी के पास ये रॉकेट हम लोग को अब देखने को मिल रहा है, और ये रॉकेट रिप्लेस कर रहा है पिनाका MK1 रॉकेट को, राइट, जो कि आज की रेट में अंडर प्रोडक्शन है। ठीक है, और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक गाइस। और जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से कवर हो गए, क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, शेयर लेक्चर को जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड गाइस, आज का जो आपका होमवर्क है GS टॉपिक्स का, तो वो तो नहीं है, बट आपका मेंस का आज का एक क्वेश्चन है, और आप वीडियो को पॉज करके मेंस के इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, और 150 वर्ड्स में इसका आंसर आपको लिखना है। आपको पेपर में इसका आंसर लिखना है। उस पेपर में आंसर लिखने के बाद उस पेपर की फोटो खींचिएगा, और ये अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर करीब 500 से ज्यादा सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप अपने आंसर को पोस्ट करेंगे तो वहां पर काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स आपके आंसर को रिव्यू भी कर सकते हैं, और आप भी दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर को रिव्यू कीजिएगा। इस प्रकार की हेल्दी प्रैक्टिस कंडक्ट करिए। अब देखो, पता है, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमारा आंसर कोई चेक नहीं कर रहा, प्लीज कुछ बता दो, मुझे पर्सनल मैसेज आता है। तो गाइस देखो, आप बताओ क्या करो, एक थोड़ी सी ट्रिक खिला करो ना। आप ट्रिक के तौर पर आप ये किया करो ना, सामने वाले जिसका भी आप आंसर रिव्यू कर रहे हो उनसे आप एक बार बोल दो कि आपका आंसर बहुत अच्छा है, या मतलब जो भी आप उनके आंसर को पढ़ रहे हो, उनमें जो गलतियां निकाल रहे हो उनको बता रहे हो, ये सब उनको एक अच्छा रिव्यू देने के बाद। क्योंकि देखो क्या होता है कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप भी स्मार्ट हो, क्योंकि आपको अगर कोई लिखता है ना कि यार गुड आंसर, प्लीज मेरा आंसर भी पढ़ लोगे, तो सामने वाला आप समझ जाता है कि आप तो ऐसी गुड आंसर लिख रहे हो, आपने पढ़ा नहीं है सामने वाले का आंसर, राइट। तो उसमें जेन्युइनली थोड़े सा पढ़ने के बाद थोड़ी गलतियां वगैरह हैं, कुछ एरर्स हैं, या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वो ऐड कर सकते हैं, तो वो थोड़ा उनको सजेस्ट करने के बाद मेंशन किया करो कि गाइस प्लीज मेरा भी आंसर देख सकते हो क्या एक बार, राइट। तो ऐसे क्या होगा कि आप एक अपना ग्रुप के अंदर ही एक अच्छे कुछ स्टूडेंट्स को आप अपने साथ रख लोगे, और उनके रेगुलरली बेसिस पर उनके आंसर जो है वो आप चेक करते रहोगे, राइट, और उनको आंसर प्रोवाइड कराओगे, वो आपके आंसर चेक करेंगे, आप उनके आंसर चेक करो। तो ऐसी एक हेल्दी प्रैक्टिस यहाँ पर चलती है। तो इस प्रकार की भी चीजें किया करो, जिससे कि, क्योंकि देखो मेनली ये वाला जो ग्रुप है आप लोग को जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस ग्रुप के अंदर कोई एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि आपके आंसर्स वगैरह चेक करें, राइट। तो अगर आप अब कहीं पर एनरोल नहीं है मेंस आपके आंसर राइटिंग के लिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। वैसे तो एनरोल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग धीरे धीरे खुद ब खुद जो है वो अपने आप में आती है, और अपने आप में आप इंप्रूव करते हैं, राइट। धीरे धीरे करके होता है ये सब चीज, और बाकी इंस्ट्रक्शंस मैं बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराता ही रहता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर्स, राइट। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स ग्रुप का नाम है, और ये ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और इसके अलावा अपना एक टेलीग्राम चैनल है, और ये झा_सर टेलीग्राम चैनल की यूजर आईडी है। इस चैनल का भी नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। और फेसबुक पर अगर आप हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड कर लीजिएगा। और मंथली PDF पेड पैकेज, यानी कि ये पूरा जो लेक्चर आपने देखा है, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको जानकारी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई हुई है, और इवन डिस्क्रिप्शन पर भी लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन रीड करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज है, जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक की जो पूरी मैगजीन है, इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 300 रुपीज है 7 महीनों की मैगजीन की। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी इंफॉर्मेशन है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे कॉल मत कीजिएगा, आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ये नंबर है, राइट। SMS के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेलीग्राम में मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा आपको, या फिर आप फेसबुक पे कर देंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है, राइट। तो चलो ठीक है, अब ये कुछ चीजें आपको बतानी थी। अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।